नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर निशा गावंडे, कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट। हम सब जानते हैं कि 2021 अप्रैल में जो कोविड का सेकंड वेव आया उसका इम्पैक्ट काफ़ी रहा। बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ, काफ़ी सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, काफ़ी सारी डेथ हुई। सो ये जो सेकंड वेव था उसका इम्पैक्ट मुझे भी हुआ और मुझे भी कोविड इन्फेक्शन हो गया। तो आज मैं आपके साथ मेरे कोविड इन्फेक्शन की जर्नी, उस दौरान मुझे क्या क्या तकलीफ़ हुई, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या स्टेप्स उठाए और मेरे क्वारंटाइन पीरियड में मैंने क्या क्या एक्टिविटीज़ की, वो सब शेयर करने के लिए आपके साथ हूँ मैं। अप्रैल एंड में एक दिन अचानक मुझे फेवरिश फील होने लगा और थकावट हुई, और बाय चांस वो वीकेंड था तो मैंने रेस्ट किया, काम वैसे ही नहीं करना था। बट मैंने देखा कि नेक्स्ट डे इवनिंग होते होते मेरी थकावट ज़्यादा बढ़ गई। तो मैंने मेरे फैमिली फ्रेंड जो हैं डॉक्टर हिरेन मेहता, उनको फ़ोन किया और उनसे बात की। उन्होंने बोला क्योंकि तुमको थकावट है और अभी टाइम भी ऐसा चल रहा है तो बेटर है कि कोविड टेस्ट करवा लो। नेक्स्ट डे मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया। अभी वो टेस्ट के रिपोर्ट्स आने में 2-3 दिन लग जाते हैं, बट मैं देख रही थी कि मेरी वीकनेस बढ़ती जा रही है, खाना नहीं अच्छा लग रहा है, इवन पानी का टेस्ट भी नहीं अच्छा लग रहा था। क्योंकि मैं शक के दायरे में थी तो ऑलरेडी क्वारंटाइन शुरू हो गया था, लेकिन अभी खाना पीना मेरा थोड़ा सिस्टमेटिक होता गया। मुझे चाहे अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, हर 2-3 घंटे में कोई फ्रूट जूस, दाल चावल, खिचड़ी, जो भी अच्छा लगे थोड़ा थोड़ा खाती गई। और साथ ही में मेरा वाटर इनटेक अच्छा हो उसका भी मैंने ध्यान रखा। और तीसरे दिन कोविड का रिपोर्ट आ गया जो कि पॉजिटिव था। मैंने वापस अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उनके सजेशन से मेडिसिन चालू हो गई और साथ ही में मैं घर पे अपना ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब कुछ नापती रही ताकि पता चले कि कंडीशन स्टेबल है। अभी ये जो मेरा रेस्ट का पीरियड था, आइसोलेशन का पीरियड था, इसमें सबसे बड़ा मैंने जो काम किया वो था रेस्ट करना। ना केवल फिजिकल रेस्ट बट मेंटल रेस्ट भी। ये सारी चीज़ें होती गई तो मुझे डे बाय डे फील हुआ कि थोड़ा बेटर फील हो रहा है। बीच बीच में कभी मुझे एंग्जाइटी हो जाती थी, स्ट्रेस हो जाता था, ब्रीथलेस फील होता था। तो उस दौरान मैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करती थी जिससे मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता था। और क्योंकि वीकनेस थी तो मेरे मसल ज़्यादा वीक नहीं हो जाए, स्टिफ नहीं हो जाए, इसलिए थोड़ी बहुत जनरल एक्सरसाइज सोए या बैठे बैठे करती रहती थी, जो कि मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैंने पाया कि जैसे जैसे 10-12 दिन हो गए मुझे थोड़ा बेटर फील होने लगा, थकावट कम होने लगी। तो मेरे कुछ 2-3 ऐसे फ्रेंड्स थे जिनसे बात करके मुझे हैप्पी फील हो, पॉजिटिव फील हो, कभी कभार थोड़ी बहुत बात कर लेती थी। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है तो मुझे गुड वाइब्स करके किताब जो है वो सेल्फ में से हाथ में आ गई, तो 2-3-4 पेज जितना भी अच्छा लगे उतना पढ़ लेती थी। मेडिटेशन करना थोड़ा सा चालू किया और ये सारी एक्टिविटी मैं उतनी ही करती थी जितना मुझे कंफर्टेबल लगे। अगर मैंने 15 मिनट पढ़ा है तो 1 घंटा मैं रेस्ट करती थी। तो यूँ करते करते मेरा वो पीरियड ख़त्म हुआ, डॉक्टर के सजेशन से क्वारंटाइन ख़त्म हुआ। आज जो हमारा वीडियो है वो मेनली उस पे है कि अगर आप में या तो आपके सर्कल में, फैमिली में कोई भी कोविड में से गुजर रहा है और उस दौरान उनको ब्रीदिंग से रिलेटेड या जनरल कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए उससे रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मैं आपको इसमें गाइड कर पाऊँ। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मज़ा आएगा यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो लोग कोविड इन्फेक्शन से गुजरे हैं उन सभी ने अनुभव किया है या तो हम सभी ने कहीं ना कहीं सुना है, पढ़ा है कि जिन को कोविड इन्फेक्शन होता है उनमें से काफ़ी सारे लोगों को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है। कई लोगों को वीकनेस, मसल्स में स्टिफनेस, जॉइंट्स में स्टिफनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। 2 तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, एक है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, दूसरी है चेस्ट ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जिसको डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग भी बोला जा सकता है, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए पीठ को सीधी रखते हुए बैठ जाएं, कंधों को, गर्दन को ढीला छोड़ दें, पेट पे दोनों हाथ रखते हुए सांस को अंदर लेना है और पेट को फुलाना है जैसे बलून में हवा भर रहे हो। फिर वापस बलून में से हवा निकालने के जैसे सांस को बाहर निकालना है।
सांस अंदर लेना और बाहर लेना दोनों ही प्रक्रिया नाक से होनी चाहिए। जैसे कि 1 से 5 तक हमने गिना, जब तक पेट में हवा भरनी है सांस अंदर लेनी है। 1 से 5 तक गिना, जब तक पेट में से हवा बाहर निकालनी है और सांस को बाहर छोड़ना है। इस एक्सरसाइज को 5 से 6 बार रिपीट किया जा सकता है और दिन में 4 से 5 बार कर सकते हैं, जैसे 2-3 घंटे के गैप में। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग से हार्ट रेट नॉर्मल होता है, ब्रीदिंग रेट कम होता है, बीपी रेगुलराइज होता है, एंजाइटी, स्ट्रेस ये कम होते हैं, क्योंकि जब जब हम स्ट्रेस में होते हैं तब हमारी जो ब्रीथ है वो शॉर्ट हो जाती है और ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है, तो उसमें से भी हम इस एक्सरसाइज से बच सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है चेस्ट ब्रीदिंग। इसके लिए भी अगेन चेयर पे सीधे बैठ जाएं, पीठ को सीधी रखते हुए, कंधे गर्दन को ढीला छोड़ दें। फिर सांस अंदर लेने के समय चेस्ट के नीचे के हिस्से से ऊपर के हिस्से में हवा भरनी है और सांस को, ये जो हवा अंदर भरेंगे वो नाक से अंदर हवा लेनी है। सांस को बाहर निकालते हुए लिप्स को इस तरह से गोल रखते हुए, जैसे हम मोमबत्ती को बुझा रहे हैं उस तरह से सांस बाहर निकालनी है। सांस अंदर लेना और सांस बाहर निकालना दोनों ही प्रक्रिया जेंटल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल नहीं होनी चाहिए। ये है चेस्ट ब्रीदिंग। चेस्ट ब्रीदिंग से भी जो हमारा ब्रीदिंग रेट अगर ज़्यादा है तो वो कम होता है और रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप होम क्वारंटाइन में हैं और आपको बीच में कभी ऐसा फील हो रहा है कि ब्रेथलेस हो रहा है, तो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे आपको तुरंत ही रिलीफ मिल सकती है। इस टेक्निक के लिए पेट के बल माना उल्टे लेटना है, फिर दोनों हाथों को ऊपर रखते हुए सर को उसके ऊपर रख दें और लेटे रहें और अपनी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उसको ऑब्जर्व करें। कुछ भी करना नहीं है, उल्टे लेट के अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। 10 मिनट 15 मिनट जितनी भी देर आपको कंफर्टेबल लगे आप इस पोजीशन में रह सकते हैं। और जब जब आपको लगे कि आप ब्रेथलेस हो रहे हो तब इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। केवल खाना खाने के तुरंत बाद इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। इस टेक्निक से ब्रीदिंग कंफर्ट बढ़ता है और ऑक्सीजनेशन भी बढ़ता है। तो अगर आप होम क्वारंटाइन में हैं तो ये बहुत ही यूज़फुल टेक्निक है। अभी हम कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे जिनसे कि मसल वीकनेस, मसल स्टिफनेस कम हो सकती है और बॉडी में सर्कुलेशन बना रहेगा, तो रिकवरी अच्छी होगी। ये एक्सरसाइज अगर आप सोए हुए हैं तो सो के भी कर सकते हैं, अगर आप बैठ सकते हैं तो बैठ के भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सो के करने वाली एक्सरसाइज के बारे में। सीधा सो के दोनों पंजों को ऊपर की ओर करना है, नीचे की ओर करना है, ऊपर की ओर करना है, नीचे करना है। फिर एक पैर को घुटने से मोड़िए, सीधा करिए, दूसरे पैर को घुटने से मोड़िए, सीधा करिए, बारी बारी दोनों पैर को करना है। उसके बाद एक पैर को घुटने से सीधा रखते हुए सीधा ऊपर ले जाएं, फिर नीचे लाएं। सेम दूसरे पैर को घुटने से सीधा रखते हुए ऊपर ले जाएं, फिर नीचे लाएं। इस तरह से बारी बारी दोनों पैर में करें। उसके बाद की एक्सरसाइज में दोनों पैर को मोड़ दें, कमर से ऊपर उठाएं, 2-3 सेकेंड होल्ड करें, फिर कमर नीचे ले आएं। इसको ब्रीजिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। ये सारी एक्सरसाइज 5 से 10 बार की जा सकती है। अब हम बात करते हैं बैठ के करने वाली एक्सरसाइज के बारे में। बैठ के दोनों पैर के पंजों को ऊपर करें, नीचे करें, ऊपर करें, नीचे करें। फिर नी एक्सटेंशन, बारी बारी एक पैर को घुटने से सीधा करें, फिर नीचे रखें। ये एक्सरसाइज 5 से 10 बार दोनों पैर में करें। उसके बाद हम हिप फ्लेक्शन कर सकते हैं। उसमें पैर को हिप से ऊपर उठाना है, फिर नीचे रखना है। फिर दूसरे पैर को हिप से ऊपर उठाइए, फिर नीचे रखिए। उसके बाद हम बैठने की पोजीशन में कुछ एक हाथों की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। उसके लिए दोनों हाथ को हम सीधा ऊपर उठाएं, फिर नीचे लेके आएं। सेम तरह से दोनों हाथ को साइड से ऊपर उठाएं, फिर नीचे लेके आएं। तीसरी एक्सरसाइज के लिए हाथों को कोहनी से मोड़ें और सीधा करें, कोहनी से मोड़ें और सीधा करें।
सो के करने वाली एक्सरसाइज और बैठ के करने वाली एक्सरसाइज, दोनों ही एक्सरसाइज आप दिन में 1 से 2 बार कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को 5 से 10 बार, जितने रिपीटेशन आपको आराम से हो पाए उतने रिपीटेशन करिए। और इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे करिए ताकि आपका स्ट्रेस नहीं बढ़े, आपका ऑक्सीजन लेवल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। अगर आपके नियर एंड डियर वंस में कोई भी इस दौर से गुजर रहा है तो आप उनको ये टेक्निक्स, ये एक्सरसाइज ज़रूर सिखाएं, उनके साथ शेयर करें, देखें कि वो सही तरह से कर रहे हैं और मेक श्योर करें कि वो एक्सरसाइज रोज़ कर रहे हैं, आप उनको याद करवाते रहें। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हमने देखा कि कोविड इन्फेक्शन के दरमियान कौन कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और जनरल एक्सरसाइज रिकवरी में हेल्प कर सकती है। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ठीक होने के बाद भी कुछ समस्याएं हफ्तों तक, महीनों तक बनी रहती हैं, जैसे ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी, कॉन्स्टेंट कफिंग, वीकनेस, स्लीप डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। यदि इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, शेयर ज़रूर से करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमको ज़रूर से बताएं कि आप फ्यूचर में और कौन कौन सी समस्या से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहेंगे। हम जल्दी वापस मिलेंगे। जब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।